हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हमें स्टार्ट करना है आपकी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, दैट इज जल संसाधन। अब जल संसाधन चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली बात कि आपको ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। दूसरी बात कि जल हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारी पृथ्वी पे अगर हम पृथ्वी को 4 टुकड़ों में बांटें तो पृथ्वी के 3 टुकड़े में जल है, मीन्स 3/4 भाग में क्या है, पानी है। तो पानी पृथ्वी से रिलेटेड है। हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, मीन्स जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसको सही बनाने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए पहले प्रॉब्लम का, तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो पढ़ते हैं चैप्टर में क्या है। जल संसाधन मीन्स पानी के बारे में हमने बात करनी है। तो यहाँ पे आपको 2 कार्टून्स शो किए हुए हैं। इसका नाम है चिंटू और इसका नाम है पिंकी। चिंटू क्या पूछ रहा है कि पिंकी, क्या तुमने टीवी में जो असम में बाढ़ आई है उसके ऊपर रिपोर्ट देखी है कि कितना प्रलय मचाया है उस बाढ़ ने, कितना कुछ बर्बाद हो गया है, कितना कुछ बहा के ले गई वो। तो पिंकी बोलती है कि हाँ चिंटू, यह मैंने देखा है। क्या यह सोचने वाली, हैरानी वाली बात है ना कि पानी हमें जीवन देता है और पानी ही कभी कभी इतना वो हो जाता है कि वो हमारा जीवन ले तक सकता है। हमारे कारखाने पानी के ऊपर चलते हैं, हमारी बिजली जो है वो भी पानी से बनती है। तो वो कहते हैं कि अभी मैं समझ सकती हूँ कि जो मानव है, मतलब पानी इतना ज़रूरी है, इसीलिए जो पुराने टाइम में अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहले जहाँ मानव सभ्यता थी तो वो नदियों के किनारों पर थी। तो वो नदियों के किनारों पर क्यों थी? क्योंकि पानी हमें हर चीज़, अगर हम फसलें उगाते हैं, खाना खाते हैं, सब चीज़ में क्या है, पानी यूज़ हो रहा है। क्लियर? तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जल। जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे 3/4 धरातल में क्या है, जल है। लेकिन चाहे हमारी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या है, पानी है, लेकिन फिर भी वो सारा पानी पीने योग्य नहीं है। जो पानी पीने योग्य है उसका अनुपात तो बहुत ही कम है। अलवणीय, अलवणीय का मतलब क्या है, लवणीय होता है जिस पानी में नमक हो। जैसे समुद्र का पानी वो खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते। हम पी सकते हैं नदियों, नालों और झरनों का पानी जो साफ पानी होता है। तो वो पानी बहुत कम है। भौम स्तर जल या फिर सतही जल, जो सतह पे बह रहा है, वो जल हमारे पीने लायक है। अब इनका नवीकरण होता रहता है और जो भौम जल है, मीन धरती के नीचे जो पानी है, उसका भी पुनर्भरण जलीय चक्र से होता रहता है। सारा साल जो ये चक्र जो चलता है और इसी से पानी का नवीकरण होता रहता है। पानी वाष्पित होता है, पानी ऊपर जाता है, फिर पानी रेन के थ्रू नीचे आता है, फिर ज़मीन में जाता है। ऐसे ही पानी का चक्र चलता रहता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि अगर पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। फिर भी हम बात करते हैं ना कि जल की कमी हो जाएगी, आने वाले कुछ सालों में पानी खत्म हो जाएगा। तो फिर पानी खत्म कैसे हो जाएगा? अगर पानी कहीं जा ही नहीं रहा, वो जल चक्र चलता ही रहता है, तो फिर पानी की कमी क्यों होगी? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जाती है कि 2025 तक 20 करोड़ लोग जो हैं वो पानी की कमी को झेलेंगे? तो ऐसा किस लिए है बच्चों, पता करते हैं। जल दुर्बलता और जल संरक्षण के प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों है? हमें जल का संरक्षण करने की, जल को बचाने की बात क्यों कही जाती है? जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी हमें यह सोचना मुश्किल है कि हमें कभी जल की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्यों? अगर हम जल की कमी की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आता है? मरुस्थल, रेगिस्तान, वहाँ पर मटके लेके जाती हुई महिलाएं, ये सब हमारे दिमाग में आता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जो जल संसाधन है उनकी उपलब्धता में कमी आ सकती है, परंतु जल की कमी इसके अतिशोषण, अतिप्रयोग और समाज के अलग अलग वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण आते हैं। तो 3 मेन कारण है जल की कमी के। क्या क्या? एक तो हम जल का अतिशोषण कर रहे हैं, एक हम जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा समाज के अलग अलग वर्गों में जल की जो वितरण में क्या है, असमानता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ पर जल की कमी हो? हमारे कई सारे शहर ऐसे हैं। जो दुर्लभता है, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, उसके परिणाम स्वरूप क्या है, जल की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और उसके असमान वितरण
का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों के अतिशोषण करके ही हम सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। कि अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पर पहले खेती नहीं होती तो वहाँ पर खेती करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है क्योंकि हम ज़मीन से जो पानी है वो निकाल लेते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। कि अगर हमें कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम करना है तो हमें कैसी फसलें उगानी होगी जो पानी कम लेती हों, पानी को कम ग्रहण करने वाली फसलें हमें वहाँ पे उगानी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ क्या शो किया जा रहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर जगह पानी पानी है लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है। ये कोलकाता का एक बाढ़ के टाइम का चित्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। तो इसमें हमें शो हो रहा है कि एक बच्चा पीने लायक पानी को लेके जा रहा है। अब क्या है, यहाँ एक और एग्जाम्पल लिया गया है कि एक इज़राइल देश है जहाँ पर साल में औसत 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर जल का कोई अभाव नहीं है क्योंकि वो जल को सही तरीके से प्रयोग करते हैं। और दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वर्षा कहाँ होती है, हमारे देश में होती है, लेकिन फिर भी हर साल कहीं ना कहीं सूखा हमारे देश में अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन ना होने के कारण ही ऐसा होता है। हम जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा नहीं करते क्योंकि अगर वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाए तो जब वर्षा नहीं होती वो 9 महीने हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना उचित प्रबंधन हमारे देश में है ही नहीं, राइट। ये कश्मीर में अर्थक्वेक के टाइम पे कोई महिला इतनी सारी बर्फ के बावजूद भी पानी लेने जा रही है। ऐसे ही ये भी पानी की कमी की आपको तस्वीरें शो की गई हैं। आपने टेलीविज़न की एड्स में बहुत देखा होगा ना कि किसान के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप जिससे वो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करके अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा। चावल की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है। इतना पानी वहाँ पे वेस्ट होता है कि जिससे धरती का जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है ना। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, हमारा भोजन तक खतरे में पड़ सकता है। स्वतंत्रता के बाद से ही क्या है, सरकार ने जब से हमें स्वतंत्र हुए हैं हमने औद्योगिकरण में कदम आगे बढ़ाए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां औद्योगिक घरानों के रूप में बहुत फैलाव हुआ है। अब क्या है, उद्योगों की संख्या के बढ़ने के कारण जो अलवणीय जल है उसके ऊपर दबाव बढ़ा है क्योंकि उद्योगों में जल का प्रयोग होता है, फिर उद्योगों से जो गंदा केमिकल वाला पानी होता है वो बाहर नदियों नालों में छोड़ दिया जाता है। उद्योगों के अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा भी चाहिए होती, तो उसी पानी से वो पानी से बिजली बनाते हैं। वर्तमान समय में हम कुल विद्युत का 22% जो भाग है वो जल विद्युत से ले रहे हैं कि जितनी कुल इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बनती है उसका 22% जल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से बनती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या, शहरी जीवन शैली, इसके कारण भी हमें जल और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी है। यदि आप शहरी आवास या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उनके अंदर भी जल आपूर्ति के लिए नलकूप बनाए गए हैं। अलग अलग जगह पर पानी का अतिशोषण हो रहा है, इसी के कारण पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्र पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करते हैं जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में क्या है, जल की कमी है। जल की कमी किस लिए हो सकती है कि जहाँ पानी तो बहुत हो लेकिन पीने लायक ना हो। ऐसा तभी होगा जब जल की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाए। पिछले कुछ सालों में यही एक चिंता का विषय बना हुआ है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी इतने सारे अपशिष्ट रसायन कीटनाशक उसमें मिल गए हैं कि वो पीने के लिए बचा ही नहीं है। क्लियर। अब हमारे जो भारत की नदियां हैं, जितनी भी जलधाराएं हैं,
वो अब इतनी जहरीली हो गई है ना कि वहाँ का पानी पीने लायक ही नहीं बचा। इवन गंगा और यमुना का पानी भी अब शुद्ध नहीं बचा है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सब से नदियों और नालों पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। ये एक रिपोर्ट से ली गई बात है। आपने अभी तक इतना तो एक्सपीरियंस अनुभव कर ही लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का क्या करें, संरक्षण करें, कि हम पानी के स्रोतों को बचा के रखें, खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, अपने फूड खाद्यान्न की सुरक्षा, अपनी आजीविका, अपनी उत्पादक क्रियाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकरण होने से, उनको खराब होने से बचाया जाए। तो ये आज की नीड है। जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से ही इन संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिकी संकट पैदा हो सकता है, जिसका हमारे जीवन पर आगे जाके बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। अब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का मतलब क्या है कि एक नदी के ऊपर एक ऐसी परियोजना लगाना जिसका उपयोग अलग अलग कामों के लिए हो। जैसे कि नदी के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। बांध से क्या होते हैं, 2-3 काम हो सकते हैं। एक, बिजली बनाई जा सकती है। दूसरा, उसी बांध के पानी से अलग अलग जगह पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा सकता है। बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। जहाँ सूखाग्रस्त है, पानी की कमी है, वहाँ पीने के लिए भी पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो इसी को हम बहुउद्देशीय मीन्स बहुत उद्देश्य रखने वाली परियोजनाएं बोलते हैं। अब क्या है, प्राचीन काल से ही हमने देखा कि सिंचाई के लिए पत्थरों से, मलबे से बांध बनाए जाते रहे हैं और बाकी तटबंध और नहर जैसी जल कृतियाँ भी बनाई गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक दुनिया में भी जारी रखी है। आज भी हम बांध बना रहे हैं, अधिकतर नदियों में बांध बनाए गए हैं। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो एक इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरा नाम एक जगह है। वहाँ पर गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। बहुत पहले, ईसा से भी 1 शताब्दी पहले बनाया गया था ये। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र बनवाए गए। कलिंगा, ओडिशा, नागार्जुनाकोंडा, आंध्र प्रदेश, बेनूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी उत्कृष्ट सिंचाई के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल की झील, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास बनवाया था, एक बहुत बड़ा तालाब। ये जो आपको शो किया है, ये क्या है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ऐसे बनते हैं, बांध बड़े बड़े जो नदी के पानी को रोक लेते हैं। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हो सकते हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसे बाद में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। हमने बात की है अभी। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, लेकिन हम उससे क्या करते हैं, विद्युत बनाते हैं, जिसे घरेलू और औद्योगिक उपयोग में, जल आपूर्ति में, बाढ़ नियंत्रण में और मछली पालन में इनमें भी प्रयोग किया जाता है बांधों का। इसीलिए बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। बांध क्या है, नदी के पानी को रोक के एक बड़े से जलाशय के अंदर भर लेते हैं, फिर उससे बिजली बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना बनी हुई है। सतलुज नदी के ऊपर जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए काम में आती है। इसी प्रकार महानदी में क्या है, हीराकुंड परियोजना, इसका भी प्रयोग कहाँ करते हैं, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में किया जाता है, जो हमने अभी भी देखी ये वाली। स्वतंत्रता के बाद से शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपगम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाएं उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए हमारे देश के विकास में बहुत सहायक हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तो गर्व से बांधों को क्या बुलाया है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, क्योंकि नेहरू जी को था कि अगर बांध बनेंगे तभी अलग अलग एरिया में सिंचाई हो पाएगी, फसलों का उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, जिससे कि हमारा देश विकास करेगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण के विरोध का कारण बने हुए हैं।
विरोध क्यों हो रहा है बांधों का? हमने तो देखा कि बांध के तो इतने सारे उपयोग हैं। हम बिजली बना सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, सिंचाई, खेतों में पीने के लिए जल उपलब्ध करवाया जा सकता है, फिर भी इसका विरोध क्यों? देखते हैं क्यों हो रहा है विरोध। ये एक सॉन्ग है, हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादू लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओ दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादू 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। ये गीत दामोदर क्या है? अब दामोदर एक नदी है। कहाँ पर है दामोदर? बिहार में है। और दामोदर नदी पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। बिहार में दामोदर नदी की वजह से हर साल, नहीं तो लगभग हर साल ही आती है, बाढ़ आती ही आती है। तो वहाँ के क्षेत्र में ये सॉन्ग बनाया गया है। सो नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करके क्या होता है, हम उसका प्राकृतिक बहाव रोक लेते हैं। अब कोई नदी है, सपोज ये नदी है, यहाँ से बह रही है, तो नदी के साथ साथ जो नदी के नीचे जो मिट्टी होती है, इसका तलछट जो होता है, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, तो वो मिट्टी भी इसके साथ साथ बहती है। और जो मिट्टी अलग अलग मैदानों में जाके वो क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो सारे मैदानों को उपजाऊ करती है। तो अगर हमने यहाँ पर बांध बना के रोक लिया तो वो मिट्टी भी यहीं पे जमा हो जाएगी, जिससे कि नदी का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी। तो ये कारण होता है। और जो जलीय जीव होते हैं, अब कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो अंडे देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अगर यहाँ बांध ही बन गया तो वो भी वहाँ नहीं जा पाएंगी, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या है, अत्यधिक तिलछट जलाशय की तली में ही जमा हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, जिससे कि नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। और जलीय जीव आवासों के भोजन में भी क्या आती है, कमी आती है। बांध नदियों को अलग अलग टुकड़ों में बांध, जैसे कि ये नदी है लंबी, इसके ऊपर यहाँ बांध बन गया, फिर कुछ आगे जाके यहाँ बांध बन गया, तो नदी के टुकड़े बन गए अलग अलग, जिससे कि जो अंडे देने वाले जलीय जीव होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनका स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा मौजूद वनस्पति पानी में डूब जाती है। और भी बहुत नुकसान है बांधों के। कैसे? जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं या बड़े बांध हैं, वहाँ पर कुछ पर्यावरणीय आंदोलन हो रहे हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्यों पर्यावरण वाले लोग बोल रहे हैं कि नर्मदा बचाओ? ये कौन कर रहे हैं आंदोलन? स्थानीय समुदाय कर रहे हैं। अब इसका समझो कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसे कि बांध है, किसी नदी पर बांध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर जितने भी जंगल होते हैं आसपास के, उन सबको नष्ट करना पड़ता है। जंगल नष्ट हो जाते हैं, वहाँ कुछ लोग रह रहे होते हैं, उनकी आजीविका, उनके संसाधन सब छीन लिए जाते हैं। उन लोगों को वहाँ से अपना घर बार छोड़ के कहीं और बसाया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारे कारण हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण देश के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो उनको अपना सारा घर बार सब कुर्बानी देनी पड़ती है सबकी। लेकिन क्या अगर हम देखें तो वहाँ के रहने वाले लोगों को इन बांधों का, इन परियोजनाओं का कोई लाभ हो रहा है? नहीं, क्योंकि वहाँ उन्हें तो वहाँ से छोड़ के कहीं और बसा दिया जाता है। शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों या फिर उद्योगपतियों को ही इसका लाभ मिल रहा है। अगर भूमिहीन कोई है जिसके पास ज़मीन ही नहीं है तो उसे इसका क्या लाभ? वो सिंचाई के लिए क्या करेगा जिसके पास ज़मीन ही नहीं है? तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लगे हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप को परिवर्तित किया है, जहाँ की किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ज़्यादा पानी यूज़ करने वाली फसलें किसान बीज रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अगर हम ज़्यादा पानी देंगे किसी ज़मीन को तो उससे वहाँ की जो मिट्टी है उसका लवणीकरण होगा, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन, मीन्स एक एनजीओ है जो वहाँ के जनजातीय लोगों और किसानों और पर्यावरणविदों के साथ मिलके ये आंदोलन चला रहा है। इसे गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया और मूल रूप से यहाँ आंदोलन
जंगलों के बांध के पानी में डूबने पर केंद्रित था, क्योंकि बहुत सारे जंगल नष्ट हो गए थे इस बांध के बनने से। इस आंदोलन का लक्ष्य अब क्या हो गया है, यहाँ से विस्थापित जो गरीब लोग थे उनको सरकार से पुनर्वास सुविधाएं दिलवाना, कि उनको यहाँ से तो बोल दिया गया कि आप लोग यहाँ से जाओ, लेकिन कुछ नई जगह जहाँ पे उन्हें बसाना था तो वो सरकार ने अच्छे से नहीं किया। लोगों ने सोचा था कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। उनकी जो विस्थापन का शोक था उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया गया था, यह मान के कि बाद में सिंचाई होगी, वो लोग माला माल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रिहंद के रहने वाले लोग थे, उस जगह में एक रिहंद नामक जगह है, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने कष्टों को एक बार तो अपने कष्टों को कुर्बानी समझ के स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज उस बांध के 30 सालों के बाद भी उनकी आजीविका खतरे में है। तो वो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या फ़ायदा हमें देश के लिए इस कुर्बानी दिए का, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो आप लोग। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों से सामाजिक दूरी बन गई है, अमीरों और गरीबों के बीच एक दूरी बन गई है। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष भी पैदा कर रहे हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल पूर्ति देने से किसान जो थे वो नाराज हो गए थे कि आप किसानों को पानी कम दे रहे हो और शहरों में ज़्यादा भेज रहे हो। तो इसमें क्या हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स देख ली हमने जो बांधों की वजह से आ रही है। तो अब ये क्या है, आपकी इंडिया का मैप। इसमें अलग अलग जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, वो आपको शो की हुई हैं, और नदियों के ऊपर जो बांध बने हुए हैं वो शो किए हैं। तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपकी होती है सिंधु नदी, जो ये जा रही है, ये क्या है, आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी से 5 नदियाँ निकलती हैं जो हमारे पंजाब में भी आती हैं, जिसके लिए हम पंजाब को पंजाब मीन्स 5 नदियों के पानी वाला प्रदेश कहते हैं। तो वो कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। तो अब हम देख रहे हैं कि चिनाब नदी पे ये क्या है, सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है, और सतलुज नदी पे ये भाखड़ा नंगल बना हुआ है, यहाँ टिहरी बना हुआ है। गंगा नदी पे और क्या है, नरोरा बना हुआ है। ये बांध है जहाँ जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स वाले हैं, ये नदियों के ऊपर बने हुए बांध हैं, और ये सारी ब्लू कलर वाली नदियाँ शो की हुई हैं। तो ये आपकी चंबल नदी जा रही है यहाँ से, इसके ऊपर बना है जो कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ये तीनों ही कौन सी नदी पे बने हुए हैं? चंबल नदी पे बने हुए हैं। उसके बाद ये सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा नदी के ऊपर बना है। नर्मदा के बाद ये है आपकी तापी रिवर, क्लियर। और ये गंगा नदी जा रही है आपकी यहाँ से, ये यमुना, ये गंगा नदी है आपकी, गंगा नदी के बीच में से निकलती है यमुना। फिर ये घाघरा, ये गंडक, और ये सोन के ऊपर ये रिहंद वाला इलाका। ये दामोदर नदी के ऊपर 3 है, मैथौन, किन्नौर और पंचेत। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी। यहाँ महानदी है, और महानदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड डैम बना हुआ है। फिर ये गोदावरी है, गोदावरी के ऊपर प्रवारा नामक बांध बना हुआ है। नीचे की नदियाँ देखते हैं। कृष्णा नदी के ऊपर कोयना बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध बना है। नागार्जुना सागर बांध बना है कृष्णा नदी के ऊपर। कावेरी नदी के ऊपर मेट्टूर बांध बना है। पेरियार नदी के ऊपर पेरियार बांध बनाया गया है। कितने सारे बांध हैं, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बांध और भी हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, कई बार तो उनसे ही बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी ना कि जो नदियों के साथ मिट्टी बहती है, अगर बांध बन गया तो वो मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाती है, जिससे नदी के जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में क्या होता है, जो बड़े बांध हैं कई बार इसका नियंत्रण करने में असफल हो जाते हैं। और हमने एक बार पढ़ा भी हुआ है कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के कारण बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ आ गई थी। इन बाढ़ों ने न केवल जान माल का नुकसान किया, बल्कि
बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। मृदा अपरदन क्या होता है? जब पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मिट्टी की उपजाऊ, ऊपर वाली उपजाऊ परत को अपने साथ बहा के ले जाता है, जिससे कि वो मिट्टी बंजर बन जाती है। इसे हम मृदा अपरदन बोलते हैं। बांध के जलाशय पर तलछट में जमा होने का अर्थ है कि तलछट जो एक प्राकृतिक उर्वरक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नदियों के नीचे वाली मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। अगर नदी अपने प्राकृतिक रूप से बहती है तो वो मिट्टी को आगे तक लेके जाती है, तो खेतों को उपजाऊ बनाती है। अगर बांध बन गया तो वो तिलछट आगे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या हो सकती है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप भी आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक। वर्षा जल संग्रहण। अब वर्षा जल संग्रहण एक बहुत अच्छा कदम है जल संरक्षण की ओर। अगर हमें वाकई में जल को बचाना है तो हमें वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर विवादों के चलते जो वर्षा जल संग्रहण है, इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं, कि ये अच्छा विकल्प हो सकता है पानी को बचाने का। प्राचीन भारत में भी अगर हम देखें तो जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी हमने बहुत देखे हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में पहले बहुत ज्ञान था। उन्होंने उनकी जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल को भौम जल, नदी जल और अनेक ही जल संग्रहण के तरीके विकसित कर लिए थे। अगर हम पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो लोगों ने गुल अथवा कुल, ये इनकी जैसी वाहिकाएं बनाई हुई हैं। वाहिकाएं मीन्स ऐसी वो छोटी छोटी नालियां बना देते थे, जिनसे कि जो वर्षा का पानी है वो आगे जाके उनके खेतों तक जा सकता था। तो बाद में धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए पानी को प्रयोग किया जाता था। पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पीने के जल के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका एक बहुत ही आम था। इसमें क्या करते थे? पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग खेतों की सिंचाई के लिए वाड़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क में खेतों में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि जो मृदा है उसको सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। ऐसे ही राजस्थान में हमने सुना है जैसलमेर में खादीन और जोहड़, बड़े बड़े जो तालाब हैं ऐसे वाले, वो बनाए जाते थे राजस्थान में। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर में, फालोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करके भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। यानी कि छत से पानी को संग्रहित करते और छत से नीचे पाइप से एक भूमि में टैंक, बड़े बड़े टैंक होते थे, तो उनमें पानी को संरक्षित किया जाता था। इसको हम टांका भी बोल सकते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फालोदी में घर के अंदर 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग है। वहाँ पर आगे चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? जो हमारी भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वर्षा का पानी ये छत पे क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। फिर पीवीसी पाइप से पानी यहाँ आके इस टैंक में फिल हो रहा है। फिर जैसे जो हैंड पंप लगे होते थे पहले, अभी तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन पहले होते थे, तो ये हैंड पंप कहाँ है? ये नीचे भूमि से ही पानी लेते हैं, तो इसकी जो पाइप भूमि जल तक जाती है उसके साथ इसे कनेक्ट किया गया है। तो जो वर्षा का पानी है यहाँ से जाके, यहाँ से नीचे जाके जो ज़मीन के नीचे वाला पानी है उसमें मिल जाता है। तो इससे पानी का क्या हो रहा है? पुनर्भरण हो रहा है। भूमिगत जल पुन नीचे भर रहा है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है पानी को बचाने का। यहाँ देखो, यहाँ कोई भी जो कुएं बेकार पड़े होते हैं तो पानी छतों से आ रहा है, तो उन बेकार पड़े कुओं में पानी को हम जमा कर लेते हैं, और जब भी गर्मी का मौसम आता है, सूखे का मौसम आता है, तो इस पानी को यूज़ किया जा सकता है। छत वर्षा जल संग्रहण में पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके जो छत का वर्षा जल है उसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जो भी कुआं है या कुछ भी जिससे कि पानी नीचे जाना है, उसमें कुछ रेत और ईंट का प्रयोग करके हम पानी को फिल्टर कर लेते हैं।
भूमिगत पाइप के द्वारा जल को हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ जहाँ से इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। हौज के अतिरिक्त कुएं में ले जा सकते हैं। भूमिगत जल का पुनर्भरण हो सकता है। इसके बाद इस जल का उपयोग भी किया जा सकता है। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए और भी ज़रूरी है कि हम जो वर्षा का जल है उसका संग्रहण करें। ये एक तालाब ऐसा बना सकते हैं जहाँ पर जो वर्षा का पानी है वो हम इकट्ठा कर लें और बाद में उसे यूज़ किया जा सकता है। अब टांका की बात करते हैं। हम टांका की बात कर रहे थे ना, तो टांका क्या होता है? मुख्य घर या आंगन में से बनाया जाता है। जैसे बड़ी सारी डिग्गी होती है एक, वैसे वे घरों की ढलवां छतों से पाइप के द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर जो ज़मीन में टांका बनता था उस तक पहुंचता था और जिसे वहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। वर्षा का जो पहला जल था उसे इकट्ठा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसे ना वो सारी छत को, पाइपों को धोने के लिए प्रयोग करते थे। जो दूसरी वर्षा का जल था उसको संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक हम इकट्ठा करके संग्रहित करके रख सकते थे। इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने के पानी का जल उपलब्ध करवाने वाला अच्छा जल स्रोत बन सकता था। वहाँ के लोग इसे क्या कहते हैं? वर्षा जल या फिर पालर पानी भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप समझा जाता है। लोग वर्षा के पानी को सबसे शुद्ध पानी मानते हैं। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे। जैसे कि ये आपकी वो टांका है, डिग्गी है जिसमें पानी फिल करते हैं, इसके साथ ही रूम, क्योंकि ये पानी के वजह से ये चीज़ ठंडी होगी तो गर्मी के मौसम में ये जो रूम होंगे ये भी क्या होंगे? कमरे ठंडे होंगे। मेघालय है। मेघालय के बारे में आपने सुना होगा कि मेघालय में एक चेरापूंजी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ की ही राजधानी है शिलांग। लेकिन शिलांग चेरापूंजी से 55 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे पानी की हमेशा कमी रहती है। पानी के लिए गंभीर समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसके लिए लगभग हर घर में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था वहाँ पे की हुई है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग का 15 से 25% हिस्सा वो वर्षा के जल से यूज़ करते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर बनने की वजह से जो वर्षा जल संग्रहण है उसमें कमी आई है। हालांकि कुछ घरों में आज भी टांकों की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि लोगों को जो नलों का पानी है वो अच्छा नहीं लगता, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर हम कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित सुदूर गांव गंडाथूर के ग्रामीणों ने क्या किया, वो अपने हर घर में जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के 200 घरों में यह व्यवस्था की हुई है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति भी प्राप्त की है। यहाँ प्रयोग किए जाने वाले वर्षा जल संग्रहणों के ढांचों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें एक पिक्चर शो की है। इस गांव में लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है हर वर्ष। यहाँ देखो, इस छत से इस पाइप के माध्यम से ये पानी नीचे लाया जा रहा है और नीचे एक छिद्र होता है जो ज़मीन में जाता है, जिससे कि पानी वहाँ पे ज़मीन के अंदर जो टांका बना है उसमें जमा हो जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये कहाँ पर है? मेघालय में। तो मेघालय में लोगों ने क्या कर रखा है? बांस की पाइप्स बना रखी है। ये देखो बांस की पाइप है ना, ऐसे बांस की पाइप से ही वो पानी को आगे लेके जाते हैं। ये 200 वर्ष पुरानी प्रचलित विधि है वहाँ की। 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस के पाइप के थ्रू 1 मीटर की दूरी तक लेके जाया जा सकता है। ये सारी बांस की पाइप्स हैं। अगर नदी के उस पार लेके जाना हो तो भी पाइप्स हैं। अलग अलग तरीके की इन्होंने पाइप्स बनाई हुई हैं। अब टांका की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है? यहाँ हर घर में लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उसका उपयोग किया जाता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष 10 लाख लीटर पानी इकट्ठा किया जाता है। सोचो 10 लाख लीटर कितना होता है। तो ये होना चाहिए, हर जगह पे ऐसा होना चाहिए। और आपको पता है तमिलनाडु हमारे ही देश का एक
राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचों का होना बहुत आवश्यक कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया कि हर घर में यह होना चाहिए, और जो इस बात को नहीं मानता उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। हमने क्या समझा इस चैप्टर में कि जो वर्षा का जल है उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारा भारत है, उत्तरी भारत में हरियाणा, पंजाब, इस इलाके में बहुत कम बारिश होती है, और अब तो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण चेंज की वजह से बारिश का जो टाइम है वो भी बदल रहा है। तो जितनी बारिश होती है हमें उस जल को संग्रहित करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। क्लियर? इसे हमें अपने सिलेबस के लिए भी पढ़ना है और अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना है और इसे अमल भी करना है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।